तो वीडियो की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड बैंक के इस डेटा के साथ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2023 के स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली एक ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। अब सवाल ये आता है कि वर्ल्ड बैंक है, कोई आपके गली का चाय का ठेला तो है नहीं कि एक कान से घुसाया दूसरे कान से निकाल दिया। तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा क्यों कहा? अब चलो वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, और वर्ल्ड बैंक ने कोई मतलब ऐसा तो नहीं बोला कि आएगा ही आएगा, उसने बस प्रेडिक्शन दिया है। ऐसे प्रेडिक्शन तो देते ही रहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे समझने वाली बात है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इकोनॉमिक्स में हर चीज़ का प्रेडिक्शन ही होता है, श्योर शॉट कुछ नहीं होता एफडी के रिटर्न के अलावा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो आप ही सोचो ना, 2020 में सब लोग बोल रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट बहुत दिनों तक नीचे रहेगा, शेयर मार्केट बहुत क्रैश हो गया है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हुआ क्या, 2022 के मार्च के बाद, मतलब जब क्रैश से जब रिकवर होने की बारी आई, तब इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसा अपमूव दिया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। लेकिन सवाल आता है कि वर्ल्ड बैंक ने आखिर ऐसा डेटा पब्लिश क्यों किया, क्यों वो लोग ऐसा प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि पूरा दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहा है। चलो वर्ल्ड बैंक का तो एक बार को मान लिया, उसके बाद कुछ दिन पहले एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नरियल रूबिनी, उन्होंने भी सेम तरह का स्टेटमेंट दिया है कि उनका कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा। पर सवाल ये आता है कि सब लोग ग्लोबल रिसेशन की बात करते हैं, पर ये ग्लोबल रिसेशन आएगा क्यों, और वो अगर आता है तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करना चाहिए ताकि अगर रिसेशन आए भी तो हमारे पोर्टफोलियो को कम से कम लॉस हो। तो वही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने और उसके बाद एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, इन दोनों ने मिलकर कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एक ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। पर सवाल आता है कि रिसेशन होता क्या है? बहुत जगह सुना है आप लोगों ने रिसेशन। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ रिसेशन का। रिसेशन हम तब कहते हैं कि ये कंट्री रिसेशन में जा चुका है, तब कहते हैं जब उस कंट्री का ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, क्वार्टरली ग्रोथ लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है, मान लेते हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये अगले क्वार्टर में अगर 102 हुआ तो 2% का ग्रोथ हुआ। उसके अगले महीने मतलब अगले क्वार्टर में 104 हुआ, लेकिन उसके अगले महीने 104 से 102 हो गया फिर से। तो एक क्वार्टर का नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ। उसके अगले क्वार्टर में वो 102 घट के 98 हो गया, फिर से एक नेगेटिव ग्रोथ रेट आया। तो लगातार अगर 2 क्वार्टर तक कोई कंट्री अपना जीडीपी नेगेटिवली रिपोर्ट करता है तो टेक्निकली वो कंट्री रिसेशन में जा चुका है, रिसेशन आने वाला नहीं है। तो अगर आप यूएसए का क्वार्टरली डेटा देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसए ने पिछले 2 क्वार्टर में लगातार नेगेटिव ग्रोथ रेट फेस किया है। इसका मतलब टेक्निकली यूएसए रिसेशन में आ चुका है। पर सवाल आता है कि रिसेशन आखिर हुआ क्यों? तो इन सब का शुरुआत होता है फरवरी 2022 में, जब रशिया यूक्रेन को इन्वेट करता है। तो जैसे ही रशिया यूक्रेन को इन्वेट करता है तो होता क्या है, यूक्रेन और रशिया ये पूरे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, और खासकर यूरोप का। और रशिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल सप्लायर है। जैसे ही उसने अटैक किया तो पूरा वर्ल्ड ने मिलकर, यूरोपियन यूनियन बोल लीजिए, यूएसए बोल लीजिए, इन सब ने मिलकर रशिया पे सैंक्शंस लगा दिया। इतना सैंक्शंस लगा दिया, और सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया वो था स्विफ्ट बैन। रशिया को स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क से बाहर कर दिया। जैसे ही स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क से बाहर कर दिया, बाय द वे अगर आपको नहीं पता स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या होता है तो मैंने वीडियो बना रखा है इस पर, वो कैसे काम करता है सब पे बना रखा है, तो ये लिंक है, जाके देख लो। तो अगला बात करते हैं स्विफ्ट में, शॉर्ट में समझा देता हूँ स्विफ्ट में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में हूँ, आप यूएसए से ये वीडियो देख रहे हो, मुझे आपको 100 रुपये भेजना है, तो मैं आपको ऐसे ही नहीं भेज सकता। मैं आपको मेरे बैंक में एक 100 रुपये डिपॉजिट करूँगा और मैं कहूँगा आपका अकाउंट नंबर देके कि ये मेरा दोस्त यूएसए में है और इसे ये 100 रुपये आप ट्रांसफर कर दो। इंडियन बैंक यूएसए में उस बैंक को एक मैसेज भेजेगा कि हाँ हमारे पास इसका 100 रुपये आ चुका है, आप उसके अकाउंट में ये ट्रांसफर करवा दो। तो ऐसे 100 रुपये ट्रांसफर होता है, और ये जो मैसेज जा रहा है ये एक बहुत सिक्योर सिस्टम के थ्रू जा रहा है जिसका नाम होता है स्विफ्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो तो ये बैंक्स का, पूरे दुनिया के बैंक्स का एक व्हाट्सएप है, जो यहाँ पे मतलब सिर्फ बैंक से बात कर पाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कर पाते हैं एक दूसरे के थ्रू बातें करने में। लेकिन एक बात, स्विफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर नहीं होता, स्विफ्ट के थ्रू सिर्फ मैसेज ट्रांसफर होता है कि मेरे पास पैसा है, आप उसे दे दो, वो पैसा आपको देने की जिम्मेदारी मेरी। ये होता है स्विफ्ट। तो जैसे ही स्विफ्ट से बैन किया, अब रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशियन कोई बैंक, ये तो यूरोपियन कोई बैंक को बोल नहीं पाएगा कि भाई मेरे पास पैसा आ चुका है, अब आप गैस ट्रांसफर कर दो या फिर फ्यूल ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही ये सब बंद हुआ तो पूरे दुनिया में लगभग शायद मेरे ख्याल से 15 to 20% का रशिया का शेयर है क्रूड ऑयल में, और नेचुरल गैस में शायद 24% का शेयर है। तो इतना बड़ा जब डिप आया मार्केट में तो ऑब्वियसली बात है डिमांड है लेकिन सप्लाई लिमिटेड हो चुका है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्राइस ग्रो हो चुका। इंडिया में तो फिर भी इन्फ्लेशन कम चल रहा है, मतलब कम क्या, अभी 7-8% के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे यूएसए में ये 9% के पार चला गया है, यूके में तो 10% को ऊपर छोड़ चुका है। मतलब इतना ज़्यादा हो चुका है। यूएसए में महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 40,000 रुपये आ रहा है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, इसीलिए यूके में तो प्रोटेस्ट भी हो रहा है। ये हो गया पहला बात। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे आया? दूसरा प्रॉब्लम आया जो रशिया को और यूक्रेन को ब्रेड बास्केट कहा जाता था, अब रशिया पे सैंक्शंस लग चुका है। रशिया बोल रहा है हमसे सैंक्शन हटाओ तभी हम
व्हीट ये सब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, और यूक्रेन कर नहीं सकता बेचारा क्योंकि उसके ऊपर इतना सारा अटैक हो रहा है, तो ओवरऑल फूड मार्केट में भी वैल्यू गिर गया। ऊपर से बचा कौन? इंडिया। इंडिया ने भी अपने व्हीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, तो ओवरऑल टोटल मार्केट में सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही सेम 2020 के बाद से यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारा मनी प्रिंटिंग किया था। क्यों? क्योंकि कोरोना में बहुत सारा मतलब मनी चला गया था, बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हो गया था। उससे बचने के लिए यूएस फेड ने बहुत सारा मनी प्रिंट आउट किया था। जैसे ही उसने इतना सारा मनी प्रिंट किया, पूरे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो गया मनी का, और इसी की वजह से पूरे इकोनॉमी में इतना ज़्यादा मनी आ गया तो मनी का वैल्यू गिर गया, और इसके चलते बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया। तो अब जब इतना इन्फ्लेशन हो चुका है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? मतलब आप सोचो, आप एक फ़ोन खरीदना चाह रहे हो 100 रुपये में, अब उस फोन का प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से ग्रो होकर 107-8 हो चुका है। आप फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इधर उधर करके खरीद ले लो, लेकिन अगर वही 100 रुपये का फोन 150 या 200 हो जाए, आप नहीं खरीदोगे ना, तो वही अब पूरे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स है ये वही करने में लगा हुआ है। आप यूएसए का फेड ले लो, इंडिया में आरबीआई ले लो, जो आप सुनते रहते हो ना, रेपो रेट बढ़ चुका है, यूएसए ने फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। ये बेसिकली होता क्या है? ये होता है आरबीआई किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोकल जो बैंक्स है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक, इन सबको किस रेट पे गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रहा है, और ये वो लोन आगे फॉरवर्ड करता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई एचडीएफसी बैंक को 2% के रेट के हिसाब से लोन प्रोवाइड करता है, और वहीं पे एचडीएफसी बैंक एक रिटेलर को 7% के रेट से देता है। तो आरबीआई का बीच में कितना परसेंट का फायदा हुआ? आरबीआई का फायदा हुआ 5% का, सॉरी एचडीएफसी का फायदा हुआ। अब अगर आरबीआई बोलता है कि मैं आपको 2% पे नहीं, अब आपको 4% पे दूंगा, तो एचडीएफसी का प्रॉफिट मार्जिन कितना बच जाएगा? 3%। उसे रिकवर करने के लिए वो खुद का 2% मार्जिन बढ़ा लेगा, यानी कि 7% की जगह अब आपको 9% पे मिलने लग जाएगा, जिसके चलते आपको आप सोचेंगे कि यार बहुत ज़्यादा लोन महंगा मिल रहा है, चलो कुछ दिन बाद खरीदता हूँ। इससे क्या होगा? इससे आप सोचेंगे कि कुछ दिन बाद खरीदता हूँ, मतलब आपने अपना जो डिमांड था उसे कैंसिल कर दिया। डिमांड जब नहीं रहा तो मार्केट में जो पहला चीज़ था, डिमांड यहाँ पे था, मार्केट में सप्लाई यहाँ पे था। जैसे ही आपका डिमांड नीचे हुआ, ऐसे सप्लाई तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड नीचे हुआ, इसके तरह धीरे धीरे ये दोनों कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? जितने स्पीड से ये लोग इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, एक टाइम पे क्या होगा, मतलब ये तो कोई कार तो है नहीं कि यहाँ पे आया हाँ ब्रेक लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से ये और भी थोड़ा नीचे जाएगा, जैसे ये नीचे जाएगा सप्लाई ऊपर चला जाएगा और डिमांड नीचे चला जाएगा, जिसके चलते कंपनीज बोलेगा कि यार ये जो प्रोडक्ट बना के रखा है यही बिक नहीं रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मैं खाक बनाऊंगा, चलो मैं नहीं बनाता। जैसे ही नहीं बनाएगा कंपनी, जब नहीं बनाएगा तो बिकेगा भी नहीं, जब बिकेगा नहीं कोई खरीदेगा नहीं, और इस तरीके से एक सर्कल हो जाएगा और एक रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि कंपनी जो बनाएगा, जो मैन्युफैक्चर होगा, उस पर ही तो जीडीपी काउंट होगा ना। तो जब जीडीपी काउंट नहीं होगा तो जीडीपी 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर आराम से नेगेटिव में जाएगा। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, इन सबका कहना है कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बहुत जल्द एक रिसेशन आने वाला है। तो अब सवाल आता है कि रिसेशन तो आने वाला है, लेकिन इस रिसेशन से हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें? और ऐसा नहीं कि यूएस फेड में जो चेयरमैन बैठा हुआ है, उसके बाद आरबीआई का जो गवर्नर है, इन सबको ये सब नहीं पता कि ऐसा होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनके पास और क्या क्या, गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए जिसके चलते रिसेशन भी ना आए और इन्फ्लेशन भी लो हो जाए, तो इसका भी सोल्यूशन वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आरबीआई को और गवर्नमेंट को, ये जो दुनिया में इतने सारे इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा रहा है, ये ना करके गवर्नमेंट को सप्लाई पे फोकस करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, अभी सप्लाई यहाँ पे है, डिमांड यहाँ पे है। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इस डिमांड को घटाने में लगे हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हमें डिमांड को सेम जगह पे रहने दो या फिर थोड़ा बहुत घटाओ, लेकिन हमें सप्लाई को ऊपर लेके चले जाओ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो कर दो, जिसके चलते आपका जीडीपी पे भी इन्फेक्ट नहीं पड़ेगा, और दोनों जब डिमांड सप्लाई सेम लेवल पे आ जाएगा तो इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में बताइए। और अगला बात, रिसेशन से इतना मत डरो भाई, ये रिसेशन आ रहा है, ग्रेट डिप्रेशन नहीं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे बात करते रहते हैं कि मतलब रिसेशन आ गया क्या हो जाएगा, इंडिया श्रीलंका बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, इंडिया का जीडीपी देखो, उसके बाद इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखो। हाँ, मानता हूँ अभी भी मतलब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, ये सब हो रहा है, लेकिन इंडिया जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है। रशिया से चीप ऑयल परचेस कर रहा है। उसके बाद अभी रिसेंटली न्यूज़ आया, वो ईरान के साथ मिलकर ईरान, गल्फ ऑफ ईरान में शायद कुछ नेचुरल गैस का रिसोर्सेस ट्राई करने में लगा हुआ है। ये सब बहुत कुछ हो रहा है। अभी रिसेंटली देखा, रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने सऊदी अरबिया से बात किया है कि रुपी रियाल में ट्रेड होगा। तो ये सब इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट भी पूरा कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट बैठा नहीं है, गवर्नमेंट को भी पता है ये सब होगा तो ये होगा। तो ये सब फालतू के नैरेटिव मत बनाओ कि इंडिया श्रीलंका हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा, ऐसा बुरा हाल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और रहा इन्वेस्टमेंट का बात है, इन्वेस्टमेंट में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ये जो जितने भी रिस्की स्टॉक है ना, उसमें से थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट में है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, और अगर लॉस में है तो भाई देखो, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप रख सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है और वो कंपनी लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट सही से नहीं आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है जो ऑयल से रिलेटेड काम करता है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड,
तो ग्लोबल मार्केट पे क्रूड ऑयल का प्राइस कितना होगा ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। कल को व्लादिमीर पुतिन अगर न्यूक्लियर ऑप्शन यूक्रेन पे यूज़ कर देते तो ये आपके हाथ में नहीं है, आपसे पूछ के तो नहीं करेगा। तो कंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अनकंट्रोलेबल को नहीं। आपका कंट्रोल में क्या है, आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सेव कर दो, यानी कि थोड़ा बहुत गोल्ड में एक्सपोजर ले लो, थोड़ा बहुत बॉन्ड में एक्सपोजर ले लो, और जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज है उसमें एक्सपोजर ले लो। इसके चलते ब्लू चिप कंपनीज ऊपर धीरे भी उठता है, नीचे आने टाइम भी धीरे से आता है, तो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा, बहुत कम क्रैश होगा। तो यही कहना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो और बिजनेस न्यूज़ भी हम लाते हैं, तो उस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।